चले शुरू करते हैं। आ जाइए, सभी का स्वागत है, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आरोप भाग 2 कक्षा 12 की। हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हम 13वें चैप्टर की बात कर रहे हैं। गीता ई स्कूल के चैनल पर सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तीनों प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। आज यहाँ जो बात करेंगे हम वो करेंगे पहलवान की ढोलक के क्वेश्चन आंसर्स की, इसकी कुछ व्याख्या की और इससे जुड़ा कुछ एक छोटा सा टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, किताब कॉपियां आप ले लें और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, ताकि हम और आप दोनों इसी तरह से एक साथ बने रहें। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने इसकी पहलवान की ढोलक का सारा सार पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या कैसे इसके जो प्रश्नों का उत्तर जो देना है वो किस तरीके से हम देंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है पाठ पहलवान की ढोलक। कुछ मैंने हाईलाइट्स कर रखी हैं लाइनें। ठीक है, इन लाइनों को हम देखते हैं कि व्याख्या की दृष्टि से ये कुछ है जो अच्छे हो सकते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो बड़ा कर देती हूँ, आप इनको अपनी किताबों में क्या कर ले, अंडरलाइन करते चले जाएं, ताकि आपके लिए चीजें एज इट इज आपको समझ में आ जाए। पहला ही सेकंड पैराग्राफ है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ओके, ठीक है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। पेन चेंज नहीं हुआ, हो गया। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। निस्तब्धता को यहाँ नारी के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, यहाँ जितना भी आपको वर्णन दिखाई दे रहा है वो सब मानवीकरण किया गया प्रकृति का। क्या किया गया यहाँ पर, मानवीकरण किया गया प्रकृति का। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे प्रश्न उत्तर में। अंधेरी रात, इसका भी मानवीकरण किया गया है। निस्तब्धता, इसका भी नारी के रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है, तारे चमक ही रहे थे आकाश में, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नामो निशान था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, भावुकता किसमें होगी, जब कोई जीव विशेष होगा जिसमें संवेदनाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर तारे का भी चित्रण किया गया है। और अन्य तारे उसे देखकर हंसते हैं, तो हंसना भी यहाँ पर अन्य तारों का भी मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ अच्छा है आपका। इसके बाद इसमें सच ऐसा कोई पैराग्राफ है नहीं। नेक्स्ट, एक ये वाला पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। वैसे तो आप चाहें तो ये वाला भी लगा सकते हैं पैराग्राफ, उसके लिए व्याख्या के लिए तो आपसे पूछ ही सकता है वो। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। ठीक है, और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की दोन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में इसके सीने और बाहों को सुडौल और मासल बना दिया था। ठीक है, जवानी में कदम रखते ही वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। यहां तक आप इसको आप कर सकते हैं अंडरलाइन। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा है, पूछा जा सकता है व्याख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका शेर के बच्चे वाला, जो चांद सिंह वाला जो पैराग्राफ है वो। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। पहले श्यामनगर में आया था। सुंदर जवान, जो चांद सिंह की विशेषता यहाँ पर बताई है। ठीक है, क्या था, कैसा था, तो ये पैराग्राफ भी आपका ठीक है, अच्छा है, पूछ सकता है। नेक्स्ट वाले में इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें दांव पेज थे सब कुछ। ठीक है, तो इस वाले पेज में ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं है। इसमें जरूर है जब वो जीत जाता है और क्या होता है किस तरीके से, तो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ जरूर है। जब वो जीत जाता है तो क्या होता है। पंजाबी जमात पढ़ा था ना, पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल रगड़ते हुए बोले, हाँ ये सरकारी अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का ही काम
किया उसने मेरी राज रखी है, अपनी मिट्टी की लाज रखी है। तो ये वाला पैराग्राफ भी अच्छा है। इसमें जरूर 2 पैराग्राफ हैं आपके, इसमें अच्छे हैं ये दोनों पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर राज दरबार में आश्रय पाने के बाद का वर्णन है कि दंगल में ढोल की आवाज सुनते हुए अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, उससे कोई लड़ना भी नहीं चाहता, तो राजा साहब लुटन को आज्ञा ही नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछलकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता था। बूढ़े राजा साहब उसको देखकर मुस्कुराते रहते थे। अच्छा है ये वाला भी। नेक्स्ट, उसके दोनों लड़कों के बारे में वर्णन है, जो वो बच्चों को सिखाता था, करता था, उसका यहाँ पर वर्णन किया। दोनों ही लड़के राजदरबार में भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे, ढोल की आवाज से इस तरीके से लास्ट में कब कैसे मालिक के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उन्हें खुश रखना चाहिए, इसकी शिक्षा वो दिया करता था। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले पर है, देखो ये वाला अच्छा है। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर जब नए राजकुमार जब हस्तांतरण कर लेते हैं, सस्ता का हस्तांतरण हो जाता है नए राजकुमार के पास, तब क्या कंडीशन होती है। उस समय वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। उस समय का वर्णन है जब नए राजकुमार के आने के बाद लुटन सिंह को पहलवानी के उससे निकाल दिया जाता है, उसको राज्य में रखने से मना कर देते, उसका खर्च उठाने से मना कर दिया जाता है कि भाई अब तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या कंडीशन होती है, क्या वो करता है, वो यहाँ पर बताया गया। एक तो गांव आ गया, गांव में ही रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने झोपड़ी बांध दी। गांव के नौजवानों को, चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से था, ठीक है। सुबह शाम ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पे सिखाया करता। लेकिन ये जो लाइन है सॉरी गांव के किसान और खेती मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, ये अच्छी लाइन है, टर्निंग पॉइंट वाली लाइन है, ठीक है। एक पैराग्राफ देखो ये भी हो सकता है, इसको मैंने हालांकि अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन आप चाहो तो देख लेना, अच्छा है। गांव ठीक है, गांव प्राय सूना हो चला था, यहां से लेके गांव प्राय सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे, रोज 2-3 लाशें उठने लगी। कब की बात है, महामारी की बात है, जब लुट्टन पहलवान गांव में था और गांव में महामारी फैली है। तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है गांव की, वो यहाँ पर बताया गया कि गांव लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा, आभा, चमक दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसी और आत्मियों को ढांढस देते थे। यहाँ तक कि अच्छा है, क्या माहौल चल रहा था वहां पर, किस तरीके की गांव वाले बिहेव करते थे उस महामारी के टाइम पे। तो ये वाला पैराग्राफ भी अच्छा है, आप यहाँ पे भी इसको भी मार्क कर सकते हो, नहीं नीचे का लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट पेज, जब वो ढोलक जो लोग थे संतप्त थे महामारी से, उनको ढोलक किस तरह से सांत्वना देती है पहलवान की, वो वाला पैराग्राफ है ये, ठीक है। तो ये भी अच्छा है कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार का चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के आर्द्रमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणी में संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शून्य, उत्पंदन शक्ति शून्य, ये मैंने सब आपको डिस्क्राइब कर दिया है उसमें व्याख्या में, तो आप पढ़ सकते हैं। स्नायु में बिजली दौड़ जाती थी अवश्य ही ढोलक की आवाज में, ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ना ही महामारी की सरनाश शक्ति को रोकने की ताकत थी, पर संदेह नहीं था कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वो डरते नहीं थे। अच्छा पैराग्राफ है, ठीक है। जीवन जीने की मालूम है कि मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन जीवन को हम उस तरीके से नकार नहीं रहे हैं। मालूम है जीवन जाने वाला, लेकिन जाते वक्त भी अंत समय में कोई डर नहीं होता, और उसका कारण था वो पहलवान की ढोलक। चले आगे, चले क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके, शुरू करते हैं, चलिए।
देखिए, पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोलक की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोलक की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। ठीक है, पाठ के शुरू में ढोलक की आवाज आई और जब वो दंगल लड़ रहा था तब ढोलक की उस आवाज को उसने हर तरीके से ट्रांसलेट किया है, अपने हिसाब से किया है। लेखक ने यहाँ में बताया है हर आवाज का क्या मीनिंग उसने लिया है। ठीक है, तो कुश्ती के समय ढोलक की आवाज लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? बहुत अधिक तालमेल था। जैसे जैसे ढोलक की थाप थी, जैसे जैसे ढोलक की लय थी, आवाज थी, उसी तरह से लुट्टन अपने दांव पेच खेलता था। उस आवाज को अपने अनुसार समझकर वो अपने अंदर शक्ति और उत्तेजना का संचार करता था। यही तालमेल था उसकी आवाज से। ठीक है, इंस्पायर हो रहा था वो, उसे प्रेरणा दे रही थी ढोलक की आवाज। ठीक है, कुश्ती लड़ने के लिए। तो यही तालमेल। अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला नहीं आएगा। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द ढोलक की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। ठीक है, तो जो ध्वनि उसमें लिखी है वही ध्वनि पैदा करते हैं। हाँ, उत्तेजना का संचार करते हैं, नो डाउट, हमारे मन में भी करते हैं। अब ये ध्वनियां कहाँ कहाँ है, किस किस तरह पर है, वो देख लो आप जरा। देखो, मैं बताती जा रही हूं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि फिर पूरा आएगा नहीं। पहली लाइन, पहला तो यही वाला है, चटाक चटदा गिरदा चटदा गिरदा। चटदा गिरदा का मीनिंग क्या दिया? आजा बिरजा, आजा बिरजा। ठीक है, इसको कर लेना, आप बड़ा करके कर लेना। चटदा गिरदा चटदा गिरदा, तो पहली आवाज तो ये है जिसका मीनिंग क्या दिया? आजा बिरजा, आजा बिरजा। दूसरा दिया है चटाक चटदा चटाक चटदा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ठीक है, दूसरी ध्वन्यात्मक ये हो गई। तीसरी की बात करें तो इस वाले पेज पर तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, जब वो दंगल लड़ना शुरू करता है, अब देखो, अब यहां पर आई है। ठीक है, यहां पर आती है, यहां पर तो वही है, चड्डा गिरदा चड्डा गिरदा। क्या है यहाँ पर? आजा बिरजा, आजा बिरजा। इसका मीनिंग क्या है? आजा बिरजा, आजा बिरजा, जो हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। तीसरी यहाँ पर ये दी है आवाज, ढाक देना ढाक देना ढाक देना, अर्थात इसका मीनिंग है वाह पट्टे, मतलब इसको वो इनकरेजमेंट की तरह से ले रहा है, प्रोत्साहन की तरह से ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर वही चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, ये फोर्थ वाली है। ठीक है, मत डरना मत डरना, ढोलक की आवाज जो है, ढोलक की जो तान है उसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये पांचवी है, धाक देना तिरकिट देना, धाक देना तिरकिट देना। ठीक है, और ये क्या बोल रही है? दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। ठीक है, 5 आवाज। नेक्स्ट, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, चटाक चटदा उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। फिर आती है छठी, दिक दिना दिना दिक दिना दिना दिना, चित करो चित करो। ठीक है, और लास्ट में आती है धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। ये 7 तरह की यहाँ पर ध्वन्यात्मक उनका वर्णन किया है। ढोलक से निकलने वाली ध्वनियों को यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं लेखक ने, तो ये ध्वन्यात्मक प्रतीक के रूप में यहाँ पर ली गई हैं। ठीक है, वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, कहानी में कैसे कैसे चेंजेस आए। ठीक है, तो पहला चेंज, तो अब उसकी शुरू से शुरुआत करें तो बचपन का शुरुआत करते हैं, तो पहला चेंज क्या आया, पहला परिवर्तन आया। अब आप इसको रख सकते हैं, कहानी के अलग अलग मोड़ पर लुट्टन के जीवन में अलग अलग परिवर्तन है। पहला परिवर्तन, बचपन में ही उसके माँ बाप 9 वर्ष की अवस्था में गुजर गए। शादी हो चुकी थी, इसलिए उसका विधवा सास ने पालन पोषण किया। सेकंड, जब वो अपनी इसी में, जब वो मतलब जवानी में कदम रखने को लेकर या यौवन आने तक आप ये कह सकते हो कि विधवा सास को गांव वाले के द्वारा सताए जाने पर उसने कसरत सीखना चालू किया, और यौवन आते आते ही उसका शरीर क्या हो गया, बलिष्ठ हो गया, मासल हो गया, सुडौल हो गया, और वो गांव में पहलवान के रूप में जाना जाने लगा। थर्ड, श्यामनगर का दंगल, श्यामनगर के दंगल में चांद को हराकर उसने राजा के दरबार में राज पहलवान होने का गौरव प्राप्त किया। फोर्थ, 15 साल तक उसने राजा के आश्रम में सुखपूर्वक जीवन बिताया। उसके दोनों बेटों को भी भावी पहलवान घोषित कर दिया गया।
फिफ्थ, नए राजकुमार के आने पर उसे दरबार से निकाल दिया गया और वह अपने गांव लौट आया। ठीक है। नंबर सिक्स की अगर हम बात करें तो अपने दोनों बेटों के मर जाने के बावजूद भी, हाँ, पत्नी चल बसी है, वहां पर आप वो भी लिख सकते हो 15 साल के जीवन में कि भाई पत्नी चल बसी थी। 15 साल के जीवन में उसने क्या किया, 15 साल तक राजा के आश्रम में रहा, पत्नी और सास दोनों की मृत्यु हो गई और उसके दोनों बेटों को भावी पहलवान घोषित कर दिया गया। उसके बाद नए राजकुमार के आने पर उसे दरबार से निकाल दिया जाता है और वह अपने गाँव बेटों के साथ अपने गांव लौट आता है। नेक्स्ट, कि गांव में महामारी फैलती है, जहां पर सॉरी इससे पहले क्या परिवर्तन आया कि उसको अपने पेट भरने के लिए वह गांव के बच्चों को कुश्ती सिखाने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज भी खत्म होने लगी तो उसके बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। नेक्स्ट, गांव में महामारी फैलने पर उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह फिर भी कमजोर नहीं पड़ता और अंत में महामारी के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस तरीके से आप 5-7 पॉइंट में इनको लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चले, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है? क्यों कहा? क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि लुट्टन पहलवान ने कोई गुरु नहीं बनाया था, वो अपने आप से ही कुश्ती, अपने आप से ही कसरत किया करता था और चूंकि बचपन से ही उसने इस तरह की कसरत करना शुरू कर दिया था, उसका शरीर उसी तरीके से उसी हिसाब से ढल गया था, तो उसका शरीर बचपन से ही सुडौल और मासल हो गया था। उसने कोई गुरु नहीं बनाया था, कसरत के दांव पेच किसी से सीखे नहीं थे, लेकिन जब वो चांद सिंह से लड़ने के लिए जाता है श्यामनगर के दंगल में, तो वहां बज रहे ढोल की लय से, ताल से ही वो अपने दांव पेचों का निर्धारण करता है। उस लय को ही उस लय पर ही ध्यान केंद्रित करके वो ये समझता है कि अब उससे किस तरह का दांव खेलना है। इसीलिए वो बोलता है कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, मैंने किसी व्यक्ति से दांव पेच नहीं सीखे बल्कि ढोल से, क्योंकि जब वो मेले में ढोल बज रहा था उसकी आवाज को सुनकर उसके अंदर उत्साह, उत्तेजना, स्फूर्ति, शक्ति सबका संचार होता है, जिसके कारण वह चांद सिंह को परास्त करके राज दरबार का पहलवान बन जाता है। इसलिए कहता है गांव में महामारी फैलने पर अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? बहुत बढ़िया चीज है लास्ट में, ढोल क्यों बजाता रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो पाठ की सार्थकता है ना, पाठ का जो शीर्षक है यहाँ पर पहलवान की ढोलक है। ठीक है। अब यहाँ पर कि उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लुट्टन पहलवान क्या है कि ढोल को ही अपना गुरु और अपना सब कुछ मानता है, अपना गुरु मानता है, या ये कह लीजिए अपनी संघर्ष शक्ति मानता है ढोलक को। जब उसके पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है तो वह दुख से टूटता नहीं है, बल्कि वह और साहस और उत्तेजना के साथ ढोलक बजाता है, क्योंकि उसकी जो ढोलक थी वो गांव के नीरव माहौल में, वातावरण में रात को एक उत्साह का संचार करती थी। लोगों के अंदर भी बीमारी से लड़ने की शक्ति, स्फूर्ति, उत्तेजना वो पैदा करती थी। ठीक है। इसलिए गांव वालों को हिम्मत देने के लिए, गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने के लिए, स्फूर्ति शक्ति भरने के लिए वो रात भर ढोलक बजाता रहा था। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? अभी बताया ढोलक की आवाज का क्या असर होता था। सेम इसी तरह की चीज है कि जब ढोलक बजती थी, जब तक दिन रहता था तब तक तो लोग अपने कामों में लगे रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में उदासी होती थी। लेकिन जब रात हो जाती थी, ठीक है, दिन में तो सब लोग अपने काम कर रहे हैं, मन में उदासी, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, चहल पहल है थोड़ी सी, लेकिन जब रात हो जाती थी लोग अपने घरों में चले जाते थे, अंधेरा हो जाता था। उस वक्त पे उस सन्नाटे में कहते हैं ना, भय या डर और ज्यादा सताता था। उस सन्नाटे को चीरने का काम करती थी पहलवान की ढोलक। उसकी जो थाप थी, उसकी जो लय थी, उसकी जो आवाज थी, मानो सभी गांव वालों को वो लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। जिस तरह से उसे प्रेरणा मिली थी कुश्ती में चांद सिंह से लड़ने के लिए ढोलक की आवाज से, वैसे ही वो पूरे गांव में क्या करता था, पूरे गांव में रात भर उस सन्नाटे और भय को कम करता था। ठीक है। हाँ, महामारी से पीड़ित लोगों
लोग महामारी से जो पीड़ित लोग थे उसमें ढोलक की आवाज उत्तेजना का संचार करती थी, स्फूर्ति का संचार करती थी। उन्हें लगता था वो भी जिस तरीके से ये चांसिंग से लड़ गया तो उसी तरह से हम भी बीमारी से लड़ जाएंगे, और उससे पूरे गांव पे प्रेरणादायी असर होता था। उन्हें उस ढोलक की आवाज सुनकर वास्तव में बहुत अधिक सांत्वना मिलती थी। ठीक है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। अब देखो ये तो पेज में भी बताया गया है आपको। ठीक है, दिन के समय क्या होता था और रात के समय क्या होता था। इससे पहले वाले पेज पे जो हमने अंडरलाइन किया था, देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि दिन में तो इस चीज को याद रखना, दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद, ठीक है, दिन में तो सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्योदय के समय तो क्या होता है, सूर्योदय के समय तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पे कुछ प्रभा, कुछ चमक दृष्टिगोचर होती थी। ठीक है, सूर्योदय के समय तो ये होता था गाँव में, शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी और आदमियों को ढांढस बंधाते थे, उन्हें सांत्वना देते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या होता था, लेकिन किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़े में घुस जाते थे तो चूंकि भी आवाज नहीं आती थी, उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को भी अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। मतलब ये अंतर आता था दोनों में। तो रात में क्या था, भय का माहौल बना रहता था। सुबह तो फिर भी लोग क्या करते थे, एक दूसरे को ढांढस देते थे, आत्मीयता का व्यवहार रखते थे, अपने कामों में लगे रहते थे, अपने काम करते थे, तो चहल पहल बनी रहती थी। लेकिन रात में तो स्थिति और भी भयानक हो जाती थी। ठीक है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। ओके, अभी आपको सोच के लिखना है, ये आपके थिंकिंग ऑर्डर पे है। पहलवान को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं है। पहली बात क्या, हाँ, पहली बात तो अब ना तो राजा रहे, ना रियासतें रही, ना ही लोगों का संरक्षण उस तरीके से। पहले लोगों के लिए पास पहली बात तो ना तो राजा रहे ना रियासतें रही। दूसरी चीज, पहले लोगों के लिए मनोरंजन का साधन सिर्फ कुश्ती, नाटक, मेले, दंगल यही हुआ करता था। ठीक है, इसलिए अब ऐसी स्थिति नहीं रही है, क्योंकि अब मनोरंजन के कई और साधन भी आ गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इनकी जगह अब किन खेलों ने ले लिया। किन खेलों में क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, ठीक है, और आप बहुत सारे डिस्क थ्रो है, जितने भी गेम्स होते हैं उसमें किसमें खेलते हैं, ओलंपिक्स में जितने भी गेम है, स्विमिंग है, वेट लिफ्टिंग है, ठीक है, तो बहुत सारे गेमों ने इसकी जगह ले लिया। खुद राजकुमार नया हॉर्स रेस ले आता है ना, घोड़ों की रेस, घुड़दौड़ी को ले आता है एक नया। तो आप किन खेलों के लिए ले लिया, आप अपने हिसाब से कोई भी खेल लिख सकते हैं। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। कुश्ती को अगर फिर से लोकप्रिय बनाना है तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें इसके लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, उनके लिए साधन उपलब्ध कराने चाहिए, सरकार को इसे संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, लोगों में इसके प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। प्लस गांव में और शहरों में दोनों जगह पे हमें कुश्ती के लिए अखाड़े या इस तरह का माहौल तैयार करना चाहिए। प्लस पहलवानों को या जो कुश्ती करना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जो पुरस्कार जीत जाते हैं उन्हें नौकरी, पुरस्कार आदि की व्यवस्था भी उनके लिए की जानी चाहिए। तो लोग अपने, जब उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, भविष्य सिक्योर होगा, तो वो भी खेलने के लिए तत्पर होंगे। तो ये सब कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, आशय स्पष्ट करें। ये मैं आपको व्याख्या में समझा चुकी हूँ पूरा, ये आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। हालांकि इस तरह का प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको पहला पैराग्राफ लगवाया है, ठीक है, ये जो पहला पैराग्राफ यहाँ से लगवाया है ना, बस यही है मानवीकरण। ये पूरा पैराग्राफ मानवीकरण का ही है, आपको और किसी का नहीं है। अंधेरी रात को यहाँ पर स्त्री बताया गया, जो आंसू बारी निस्तब्धता को यहाँ स्त्री बताया गया है। ठीक है,
तारों को भावुक मानव के रूप में चित्रित किया गया और अन्य तारों को भी मानव के रूप में चित्रित किया। तो चार चीजें हैं। अंधेरी रात को मानव के रूप में, अंधेरी रात आज सुबह आई थी चुपचाप मानवीकरण है। निस्तब्धता अपने हृदय में रुदन को दबाने की कोशिश कर रही थी, ये भी मानवीकरण है। कोई भावुक तारा दुख से पीड़ित होकर पृथ्वी पर टूटकर गिरना चाहता है, ये भी मानवीकरण है, ठीक है। और चौथा, अन्य तारे उसको देखकर हंसते हैं, ये भी मानवीकरण, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे इसके, जो व्याख्या, जो प्रश्न हमने किए, इन्हीं से रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न घुमा फिरा के और आ सकते हैं। अब बात करते हैं इससे जुड़े एक टेस्ट की, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनको आप अपने हिसाब से करिएगा, कोशिश कीजिएगा जवाब आप दे सकें। ओके, पहला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? हमें मालूम है, फणीश्वरनाथ रेणु। लुट्टन पहलवान अपने गुरु के रूप में किसे देखता था, किसे मानता था वो गुरु? अपने पिता को, अपने उस्ताद को, अपनी ढोलक को, साधु को, अपनी ढोलक को, बट ऑब्वियस। लुट्टन पहलवान ने पहली बार किस नामी पहलवान को हराया था? कौन था शेर का बच्चा? चांद सिंह, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, किस घटना के बाद राज दरबार से पहलवान को छुट्टी दे दी गई? किस घटना के बाद छुट्टी दे दी गई भैया राज पहलवान को? राजा की मृत्यु के बाद। अगर राजा की मृत्यु के बाद ये ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो आप राजा की मृत्यु के बाद प्लस नए राजकुमार के आने के बाद, तो यहां पर आएगा राजकुमार की राजा की मृत्यु के बाद। पहलवान के बेटों की मृत्यु का क्या कारण था? महामारी, प्लेग और हैजा फैल रहा था, मलेरिया और हैजा फैल रहा था। वैसे उसमें मैं मलेरिया दे रखा था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर महामारी था। लुट्टन पहलवान को गांव के बच्चे क्या कहकर चिढ़ाते थे, बताओ? ऐसा तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। ढोलक वाले बाबा लुट्टन लुट्टन कहकर चिढ़ाते थे, ऐसा पाठ में कहीं लिखा नहीं कि बच्चों से क्या कहकर चिढ़ाते थे, ठीक है। तो इसकी जगह कोई और देखें आता है तो प्रश्न, अगर पहलवान की ढोलक कहानी में चांद सिंह कौन था? पंजाब का एक प्रसिद्ध पहलवान था। कोई और देख लेते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी में पहलवान ने पहला दांव कौन सा मारा था? धरपटक, क्योंकि आकाश दांव, ये क्या है, चिकडोल, विष्णुप्रिया, इस तरह के कौन से पहलवान को पहलवानी में वहां पे लिखा ही नहीं है दांव का नाम, तो फिर हम क्या करें? रात के भयावह सन्नाटे को कौन चुनौती दे रहा है यार, ये तो सबसे वही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। गांव में महामारी फैलने पर लुट्टन पहलवान अपनी ढोलक से क्या करता था? लोगों को चेतावनी देता था, लोगों को हिम्मत देता था, बीमारों की सेवा करता था, गांव छोड़कर चला जाता था, लोगों को हिम्मत देता था, ठीक है। पहलवान की ढोलक की आवाज से गांव वालों को क्या प्रेरणा मिलती थी? नृत्य करने की, सोने की, मृत्यु से लड़ने की, भाग जाने की? मृत्यु से लड़ने की, बट ऑब्वियस। पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार के जीवन का पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया गया है? आंशिक उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु, तो ग्रामीण परिवेश का चित्रण होगा, मोस्ट ऑब्वियस ग्रामीण जीवन और लोक कला की उपेक्षा का, जहां भी गांव दिखे लगा देना। पहलवान की अंत्येष्टि किस प्रकार की गई थी? ढोलक बजाते हुए, उसने कहा था। यहां पर तो लिखा ही नहीं है कि कौन, कोई नहीं था पहलवान की अंत्येष्टि पर, हमारे सामने भी ये नहीं था कि किसने की थी किसने नहीं की थी, पर उसका ये मन था कि जब भी उसकी अंत्येष्टि की जाए ढोलक बजाते हुए की जाए, ठीक है, माना जा सकता है ये, पर इस तरह का प्रश्न उसमें था नहीं। किसने की थी ये नहीं पता, लेकिन उसकी इच्छा जरूर थी। अब इसमें लिखा है पहलवान की ढोलक कहानी में पहलवान ने ढोलक बजाना किससे सीखा था? स्वयं, खुद सीखा था उसने, ठीक है, किसी से, उसका कोई गुरु था ही नहीं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। लुट्टन पहलवान ने अपनी निर्धनता के बावजूद पहलवानी को क्यों चुना हो? स्पष्ट कीजिए, लगाइए अपना दिमाग, क्यों चुना होगा उसने निर्धनता के बावजूद भी पहलवानी को, ठीक है, कोशिश कीजिए भाई, क्योंकि पहली बात तो उसके सास के पास कुछ नहीं था, वो उसकी सास को गांव वाले परेशान करते थे, इसलिए उसने कसरत करना चुना था पहली बार, ठीक है। धीरे धीरे उसका शरीर पुष्ट हो गया, मांसल हो गया, खाने पीने से उसका शरीर भर गया और वो मतलब पहलवानी करने लगा। धीरे धीरे वो गांव का अच्छा पहलवान बन गया, तो उसने पहलवानी का ही पेशा चुन लिया बजाय गाय जानवर चराने के, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे और कोई काम करना भी नहीं आता था। बाद में जब वो चांद सिंह को हरा देता है
तो क्या वो विख्यात पहलवान हो जाता है। तो नेक्स्ट सी बात है, ठीक है। पहलवान की ढोलक कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आप बताइए कि पहलवान की ढोलक की जो कहानी का शीर्षक है, टाइटल है, वो कहाँ तक सही है? सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उत्तेजना और शक्ति का संचार किया करता था अपनी ढोलक के बजाने से, और उसे ही वो गुरु मानता था, जिसकी वजह से उसने 15 साल बहुत अच्छे सुखपूर्वक निकालते हैं। राज दरबार से निकल जाने के बाद लुट्टन पहलवान उसके बच्चों का जीवन किस तरह से बदल गया, ये भी आप बता सकते हैं। वो अपने गांव आ गए, गांव में आने पर उन्हें कुछ आता तो नहीं था, शुरू शुरू में तो वह गांव के बच्चों, चरवाहों और इनको कुश्ती सिखाने लगा। गांव वालों ने एक झोपड़ी भी बांध दी और वही उसके खान पीन का व्यवस्था भी करने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चूंकि गांव के लोगों के पास ना तो खाने के इतने अच्छे साधन थे, ना ही पेट भरने के, और ना ही उनके पास पैसा था, तो धीरे धीरे लुट्टन पहलवान के शिष्य भी कम होने लगे, और इस कारण से उसके दोनों बच्चों को मजदूरी करके अपना परिवार, अपना पेट पालन करना पड़ा। यहाँ बताया ही नहीं, उसके उनके बच्चों की शादी भी नहीं हुई है, ठीक है। पहलवान की ढोलक कहानी लोक कथा और लोक कलाकारों के लिए बदलते समय में चुनौती को कैसे दर्शाती है? बहुत आज का प्रासंगिक प्रश्न है ये, ठीक है। बदलता समय कैसा है? पहले संरक्षण था, जिनके पास था, जिनको संरक्षण था, वो खूब अच्छे फले फूले, हर हर दरबार में कोई ना कोई गायक, राज नर्तकी सब होते थे, ठीक है। तो पहले होता था, अब कई लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, आजादी आई, तो कई कलाकार ऐसे थे जो पहले बहुत विख्यात थे, लेकिन समय बदलने के साथ में उनके पास सुविधाओं का अभाव हो गया, उनके पास में पेट पालने तक की मजबूरी आ गई, तो उन्होंने क्या किया, कला को बुलाते हैं। अब नेचुरल सी बात है भाई, आप तो मान लो किसी का पिताजी बहुत अच्छे कलाकार है, आज उनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो बच्चे क्या सीखना चाहेंगे? जब आपने जिंदगी भर इस कला से कुछ नहीं कमाया, तो हम क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे, दूसरी नौकरियों की तरफ जाएंगे, दूसरी चीजों से पैसा कमाएंगे, ताकि वो अच्छी जीवन जी सके। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इन परिस्थितियों में कला उपेक्षित हो गई। अच्छा प्रश्न है, और भी आप सोचकर लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में तो बहुत सारा लिख सकते हैं, पर अभी के लिए सिर्फ आपको मैंने हिंट दी है, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। एंड द लास्ट इस पहलवान की ढोलक कहानी में रात के भयावह दृश्य और पहलवान की ढोलक की आवाज का क्या संबंध है, और इसके माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जो रात की भयावहता है, वो जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को दर्शाती है, और पहलवान की ढोलक उससे लड़ने वाली शक्ति के रूप में यहाँ पर उभरती है, कि अगर आप मान जाए कि मैं हार गया हूं, तो आप हार जाएंगे, अन्यथा तो परिस्थितियां तो कभी भी सही नहीं होती, उन्हें आपको अपने हिसाब से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपने साहस से अपने पक्ष में मोड़ना ही होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कीजिएगा प्रश्न, पढ़िएगा, इसके बाद फिर हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पहले, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हो गया।